जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टैटिक जीके बाई आरजे पर। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा, हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी जो कि ग्रेजुएशन लेवल का अभी हाल ही में समाप्त हुआ है और उसकी आंसर की जारी की जा चुकी है। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से हमारा 30 मैथमेटिक्स का, 30 रीजनिंग का और 40 जीएस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जीएस में हमारा स्टैटिक जीके हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, साइंस के सारे टॉपिक हो गए, इतिहास हो गया, कंप्यूटर के क्वेश्चन हो गए, जियोग्राफी हो गए, मतलब जो भी 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सबका निचोड़ मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूं। और आज हम बात करने वाले हैं 5 जून के 2025 में फर्स्ट शिफ्ट के बारे में। तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और टोटल हमारी आरआरबी एनटीपीसी में 47 शिफ्ट हुई थी। तो ये सेट नंबर हमारा पहला होने वाला है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आरआरबी एनटीपीसी, सीबीटी 2, ग्रुप डी, जूनियर इंजीनियर, एलपी टेक्नीशियन, या अभी हमारा अगले महीने में आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल का भी पेपर होने वाला है। तो उन सबके दृष्टिकोण से यह क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टैटिक जीके बाई आरजे को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले सेट की जानकारी आप तक नोटिफिकेशन के रूप में जल्द से जल्द प्राप्त होती रहे। और यदि आप इसका पीडीएफ भी चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां से जाकर के आप आसानी से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है, महिला प्रीमियर लीग यानी कि WPL 2025 का खिताब किसने जीता? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मुंबई इंडियंस। आइए डिटेल में जान लेते हैं। इसका संस्करण था 2025 में तीसरा और इसकी आयोजन तिथि थी 14 फरवरी से लेकर के 15 मार्च तक। बात करें आयोजन स्थल की तो इसका आयोजन स्थल था लखनऊ, मुंबई, बेंगलुरु और वडोदरा। अब बात करें विजेता टीम की, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो मुंबई इंडियंस हमारी दूसरी बार विजेता बनी है और इसकी कप्तान हमारी हरमनप्रीत कौर हैं। और बात करें उपविजेता की तो दिल्ली कैपिटल्स उपविजेता रहा है और उपविजेता की कप्तान मैग लैनिंग थी। तो दोस्तों ये महिला प्रीमियर लीग से जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे, जैसा कि इसमें पूछा गया था कि किसने जीता है। यदि आपसे आगे चल कर के पूछे कि उपविजेता कौन रहा है या फिर कप्तान कौन रहा है या फिर संस्करण कौन सा था, तो ये आप सब इस वीडियो के थ्रू समझने वाले हैं। तो आइए थोड़ा सा और जान लेते हैं महिला प्रीमियर लीग के बारे में। भारत में महिलाओं की T20 क्रिकेट फ्रेंचाइजी है। इसका स्वामित्व और संचालन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI द्वारा किया जाता है। महिला प्रीमियर लीग का पहला सीजन 2023 में खेला गया था। पहला संस्करण मुंबई में खेला गया था। कुल 5 टीमें शामिल थीं, जो थी हमारी दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस, यूपी वॉरियर्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस। क्वेश्चन नंबर 2 है, बक्सी जगबंधु ने ब्रिटिश भूमि राजस्व नीति के विरोध में पाइका विद्रोह का नेतृत्व किस वर्ष में किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1817। आइए डिटेल में जान लेते हैं। बक्सी जगबंधु ने 1817 में पाइका विद्रोह का नेतृत्व किया था, जो ब्रिटिश भूमि राजस्व नीति के विरोध में था। यह विद्रोह उड़ीसा में हुआ था और इसे भारत के पहले स्वतंत्रता संग्रामों में से एक माना जाता है। पाइका, जो उड़ीसा की पारंपरिक योद्धा जाति थी, ने बक्सी जगबंधु के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, MS पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का उद्देश्य क्या है? यह क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड है और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सभी स्लाइडों पर एक समान फॉर्मेटिंग, फॉन्ट और लेआउट लागू करना। आइए डिटेल में जान लेते हैं। स्लाइड मास्टर का मुख्य उद्देश्य प्रस्तुति के स्वरूपण और डिजाइन को नियंत्रित करना है। यह एक टेम्पलेट की तरह काम करता है जो सभी स्लाइड्स पर लागू होता है, जिससे एक रूपता सुनिश्चित होती है और समय की बचत होती है। स्लाइड मास्टर में किए गए परिवर्तन सभी स्लाइड्स पर लागू होते हैं, जिससे उन्हें एक साथ अपडेट करना आसान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एतुतो के संग्रह से निस्तृत संगम संकलनों पुरुनानक और पद्दीप्रतु के प्रमुख वर्ण विषय क्या हैं? क्वेश्चन थोड़ा दोस्तों अब अटपटा सा है, इसलिए थोड़ा इसका प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं हो पाया है, लेकिन इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राजाओं और उनके कार्यों का नायकत्व और प्रशस्ति। क्वेश्चन नंबर 5 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार
भारत के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में अनुसंधान और विकास पर वर्तमान व्यय कितना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 0.64%। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस देश ने 2025 में बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता संभाली? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी भारत। आइए डिटेल में जान लेते हैं। 2025 में बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता भारत ने संभाली है। यह अध्यक्षता 21 फरवरी 2025 को मालदीव के माले में आयोजित 13वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक के दौरान बांग्लादेश से ग्रहण की गई थी। दोस्तों यह क्वेश्चन रॉन्ग है क्योंकि इसका ऑप्शन पेपर के मुताबिक बांग्लादेश था, लेकिन यह क्वेश्चन गलत है। आप इस पे ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। इसका सही आंसर होगा भारत। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत प्रारंभ में कितने शहरों को शामिल किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 100। आइए डिटेल में जान लेते हैं। इस मिशन में 100 शहरों को शामिल किया जाएगा और इसकी अवधि 5 साल वित्तीय वर्ष 2015-16 से लेकर के वित्तीय वर्ष 2019-20 तक की होगी। मिशन उसके बाद शहरी विकास मंत्रालय द्वारा मूल्यांकन किए जाने वाले एवं प्राप्त सीखों को शामिल किए जाने के साथ साथ जारी रखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, यह भी क्वेश्चन कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है और यह क्वेश्चन है, कीबोर्ड का उपयोग करके किसी डायलॉग बॉक्स या मेनू में ऑप्शन के माध्यम से नेविगेट करते समय टैब कुंजी का प्राथमिक कार्य क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी फोकस को अगले उपलब्ध ऑप्शन या कंट्रोल पर मूव करना। क्वेश्चन नंबर 9 है, दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला में गर्भगृह के ऊपर निर्मित सीढ़ी नुमा या पिरामिड नुमा संरचना को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी विमान। आगे डिटेल में जान लेते हैं। दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला में गर्भगृह के ऊपर निर्मित सीढ़ी नुमा या पिरामिड नुमा संरचना को विमान कहा जाता है। विमान द्रविड़ शैली के मंदिरों की एक विशिष्ट विशेषता है और यह एक पिरामिड के आकार का टावर होता है जो गर्भगृह के ऊपर उठता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, संघीय विवादों के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार और उसके रिट क्षेत्राधिकार के बीच प्रमुख अंतर क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी संघीय विवाद क्षेत्राधिकार परामर्शी होता है जबकि रिट क्षेत्राधिकार बाध्यकारी होता है। और दोस्तों जो हमारा सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है वो हमारे मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है और कुल 5 प्रकार के मौलिक अधिकार जारी किए जाते हैं। यदि आप इनको डिटेल में देखना चाहते हैं तो मैंने पॉलिटी सीरीज चालू किया है जिसमें लगभग 15 से 20 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो वहाँ से जा कर के आप इसको आसानी से बिल्कुल डिटेल में देख सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय और पश्चिमी दोनों शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी राम मोहन राय। आइए डिटेल में जान लेते हैं। कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। उन्होंने 1825 ईस्वी में इस कॉलेज की स्थापना की थी जिसका उद्देश्य भारतीय और पश्चिमी दोनों प्रकार की शिक्षा को बढ़ावा देना था। वेदांत कॉलेज में भारतीय दर्शन और साहित्य के साथ साथ पश्चिमी विज्ञान और दर्शन को भी पढ़ाया जाता था। वेदांत कॉलेज के अलावा उन्होंने 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना में भी सहयोग दिया था। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है अब की बार कि वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी, तो उसका आंसर था राजा राम मोहन राय। उसके अलावा यदि आपसे पूछे हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया था, तो उसका आंसर भी राजा राम मोहन राय होगा और उन्होंने 1817 ईस्वी में इसकी स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस प्रकार का अधीनस्थ न्यायालय मुख्य रूप से संपत्ति के स्वामित्व और संविदात्मक समझौते से संबंधित विवादों का निपटान करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी दीवानी न्यायालय। आइए डिटेल में जान लेते हैं। सिविल न्यायालय, जिन्हें दीवानी न्यायालय भी कहा जाता है, वे अधीनस्थ न्यायालय हैं जो मुख्य रूप से संपत्ति के स्वामित्व, संविदात्मक समझौते और अन्य नागरिक मामलों से संबंधित विवादों को संभालते हैं। ये न्यायालय संपत्ति और भूमि के स्वामित्व, अनुबंधों के उल्लंघन और अन्य नागरिक विवादों जैसे मामलों का निपटारा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी लकड़ी का जलना। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, आइए थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ नए पदार्थों में बदल जाते हैं और उनकी रासायनिक संरचना बदल जाती है। लकड़ी के जलने में
यानी कि लकड़ी जो कि एक पदार्थ है, ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करती है और राख, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प जैसे नए पदार्थ बनाती है। यह एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि लकड़ी की रासायनिक संरचना बदल गई है और नए पदार्थ बने हैं। इसके अलावा थोड़ा अन्य उदाहरण बता दूं मैं आपको। तो पहला था लकड़ी का जलना, और है लोहे पर जंग लगना, दूध का फटना, भोजन का पाचन, अंडे का पकना। ये सब सारी चीज़ें रासायनिक परिवर्तन की उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, कंप्यूटर सिस्टम में वर्चुअल मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, डिस्क स्पेस का उपयोग करके रैम कैपेसिटी का विस्तार करना। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में लगभग हर एक शिफ्ट में 5 से 6 क्वेश्चन कंप्यूटर को देखने को मिले थे। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का पूर्वी तटीय मैदान किस राज्य से किस राज्य तक फैला हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु राज्य तक। आइए डिटेल में जान लेते हैं। भारत का पूर्वी तटीय मैदान पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक फैला हुआ है। यह मैदान पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है और इसमें उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्य शामिल हैं। पूर्वी तटीय मैदान महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा निर्मित डेल्टा के साथ साथ कई उपजाऊ मैदानों और झीलों जैसे कि चिल्का झील के लिए भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन कानून के माध्यम से अंतर्जातीय और अंतरधार्मिक विवाह को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय। आइए डिटेल में जान लेते हैं। राजा राम मोहन राय को कानून के माध्यम से अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाह को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, जिन्होंने 19वीं सदी में भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए भी काम किया और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। उन्होंने शिक्षा की प्रसार और आधुनिक पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय दूरसंचार क्षेत्र को किस वर्ष की दूरसंचार नीति के तहत उदारीकृत बनाया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1994। आइए डिटेल में इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। भारतीय दूरसंचार क्षेत्र को 1994 की राष्ट्रीय दूरसंचार नीति एनटीपी 1994 के तहत उदारीकृत किया गया था। इस नीति ने सरकार के एकाधिकार को समाप्त करके निजी कंपनियों के लिए दूरसंचार क्षेत्र को खोला और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया। क्वेश्चन नंबर 18 है, चंद्र सतह ताप भौतिकी प्रयोग पेलोड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चंद्र रेगोलिथ के ऊर्ध्वाधर तापमान प्रोफाइल को मापना। दोस्तों, यदि आपको हमारा पढ़ाने का तरीका, वीडियो की क्वालिटी और क्वांटिटी अच्छी लग रही है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले सेट की जानकारी आप तक जल्द से जल्द प्राप्त होती रहे। और यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे रखा है। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की तटरेखा नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राजस्थान। राजस्थान के अलावा जो हमारे ऑप्शन में हैं उड़ीसा, गुजरात और आंध्र प्रदेश, ये सब भारत के तटीय राज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, 24 डिग्री अक्षांश किस भारतीय राज्य की राजधानी के सबसे निकट से गुजरता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भोपाल। आइए थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के लगभग 10 राज्यों से होकर गुजरता है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम शामिल हैं। यदि आपसे अगली बार क्वेश्चन पूछ ले कि 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो ये भारत के लगभग 10 राज्यों से होकर गुजरता है। इनमें से 24 डिग्री अक्षांश मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के सबसे निकट से गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU का पार्ट नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड को छोड़ करके जैसे कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि ALU, रजिस्टर कंट्रोल यूनिट यानी कि CU, ये सब हमारे CPU के पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, पौधों की जड़ में कौन सा संरचनात्मक प्रकार्यात्मक निर्गम गैस विनिमय में बाधा उत्पन्न करेगा लेकिन जल अवशोषण पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं डालेगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्परिवर्तित मूली त्वचा कोशिकाएं जिनमें रिक्तिकाएं नहीं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, बख्शी जगबंधु ने ब्रिटिश भूमि राजस्व नीति के विरोध में पाइका विद्रोह का नेतृत्व किस वर्ष किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1817। यह क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 24 है,
नवंबर 2024 में डेयरी क्रांति में भारत के योगदान के महत्व को उजागर करने के लिए कौन सा दिवस मनाया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। आइए डिटेल में जान लेते हैं। नवंबर 2024 में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया, जो भारत के डेयरी क्रांति में योगदान को उजागर करता है। यह दिवस प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है, जो श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जयंती का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, तख्त ए बही शिलालेख किस पार्थियन शासक का उल्लेख करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गोंडो फर्नेस। आइए डिटेल में जान लेते हैं। तख्त ए बही शिलालेख में गोंडो फर्नेस नामक पार्थियन शासक का उल्लेख है। यह शिलालेख पाकिस्तान के मर्दन के पास तख्त ए बही में पाया गया था। गोंडो फर्नेस पहली शताब्दी ईस्वी में भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शासन करने वाले इंडो पार्थियन शासक थे। क्वेश्चन नंबर 26 है, लैंगिक असमानता सूचकांक में 193 देशों में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 108वां। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर जितने भी महत्वपूर्ण सूचकांक हैं उन सबकी वीडियो पहले से ही अपलोड है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर के सूचकांक वाले पार्ट को कवर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, साबरमती नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अरावली पहाड़ियाँ, जो कि राजस्थान में स्थित है। तो आइए डिटेल में जान लेते हैं। साबरमती नदी राजस्थान के उदयपुर जिले की अरावली पहाड़ियों से निकलती है। यह नदी दक्षिण पश्चिमी दिशा में बहती हुई 371 किलोमीटर की यात्रा के बाद गुजरात में खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन जल अपघटन के कारण थोड़ा अम्लीय होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, NH4Cl। क्वेश्चन नंबर 29 है, गुप्तोत्तर काल की राजनीति में भुक्ति शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रांत। आइए डिटेल में जान लेते हैं। गुप्तोत्तर काल की राजनीति में भुक्ति शब्द का प्रयोग प्रांत के लिए किया जाता था। गुप्त काल में साम्राज्य को भुक्ति नामक प्रांतों में विभाजित किया गया था, जिनका शासन उपरिक नामक राज्यपालों द्वारा किया जाता था। गुप्तोत्तर काल में भी यह शब्द प्रांत या प्रशासनिक विभाग के अर्थ में प्रयोग होता रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 है, सड़क, प्रकाश व्यवस्था और जल निकासी जैसे समिति नगर पालिका कार्यों वाले छोटे शहरों का प्रबंधन कौन सा शहरी स्थानीय स्वशासन निकाय करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, टाउन एरिया समिति। आइए डिटेल में कवर कर लेते हैं। छोटे शहरों में सड़क, प्रकाश व्यवस्था और जल निकासी जैसे सीमित नगर पालिका कार्यों का प्रबंधन नगर पंचायत या नगर पालिका परिषद द्वारा किया जाता है। ये निकाय राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए जाते हैं और स्थानीय स्तर पर बुनियादी नागरिक सेवाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, अप्रैल 2025 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते FTA का कितना प्रतिशत अंतिम रूप दिया गया है, जिससे दोनों देशों सौदों को पूरा करने के करीब पहुंच गए हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 90%। आइए डिटेल में जान लेते हैं। यह क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। अप्रैल 2025 तक भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते का 90% हिस्सा अंतिम रूप से दिया गया है, जिससे दोनों देशों समझौते को पूरा करने के करीब पहुंच गए हैं। 6 मई 2025 को भारत और ब्रिटेन ने इस ऐतिहासिक व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की घोषणा की। इस समझौते से 90% व्यापारिक वस्तुओं पर टैरिफ कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, फरवरी 2025 में मुथूट फाइनेंस को गोल्ड लोन मार्केट में अपनी उपस्थिति को मजबूत करते हुए भारत भर में कितनी नई शाखाएं खोलने के लिए RBI की मंजूरी मिली है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 115। दोस्तों, यदि आप मंथली करंट अफेयर्स देखना चाहते हैं तो उसकी भी क्लास मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दी है। जैसे कि हमारा जून मंथ अभी ख़त्म हुआ है, तो उसकी भी करंट अफेयर्स आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर आसानी से मिल जाएगी और उसका PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, नवंबर 2024 में निम्नलिखित में से किसने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पदभार ग्रहण किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, के संजय मूर्ति। के संजय मूर्ति भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय संविधान के 97वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 48A। आइए डिटेल में जान लेते हैं। भारतीय संविधान के 97वें संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि हमारा 2011 में किया गया था, इसके द्वारा अनुच्छेद 43B को राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में जोड़ा गया था।
यह अनुच्छेद सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देने से संबंधित है। इसके अलावा मैं थोड़ी सी जानकारी आपको और प्रदान कर दूं। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 ने संविधान में एक नया भाग 9B भाग हमारा 9B जोड़ा गया, जो सहकारी समितियों से संबंधित है। इस संशोधन का उद्देश्य सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान करना था। क्वेश्चन नंबर 35 है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में कितने देशों का मूल्यांकन किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 114। कुल 114 देशों ने भाग लिया था जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा डेस्कटॉप कंप्यूटर पर सामान्यतः प्रयुक्त ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी विंडोज 10। क्वेश्चन नंबर 37 है, जो कि इस वीडियो का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, और यह क्वेश्चन है 2025 में चीन के बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने वाला लैटिन अमेरिका का कौन सा प्रथम देश बना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पनामा। आइए डिटेल में जान लेते हैं। 2025 में पनामा चीन के बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में BRI के नाम से जानते हैं, इससे बाहर निकलने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश बन गया है। फरवरी 2025 में पनामा ने चीन के साथ अपने 2017 के समझौते को नवीनीकृत नहीं करने का फैसला किया, जिससे यह समाप्त हो गया। यह निर्णय मुख्य रूप से पनामा नहर क्षेत्र में चीनी प्रभाव के बारे में चिंताओं से प्रेरित था। पनामा 2017 में BRI में शामिल होने वाला पहला लैटिन अमेरिका देश भी था। क्वेश्चन नंबर 38 है, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, और यह क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन 2024 के विधानसभा चुनावों के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री की पार्टी और निर्वाचन क्षेत्र को निरूपित करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए JMM बार हेट। तो दोस्तों, यह वीडियो हमारा यहाँ पर समाप्त होता है, जो कि हमारा 5 जून 2025 शिफ्ट 1 का वीडियो था, जिसमें RRB NT पेश हुए ग्रेजुएट लेवल के जो भी GK GS के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वो मैंने आपके साथ साझा कर लिए हैं, वो भी डिटेल के साथ में। यदि आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसके अलावा यदि आप में अन्य सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक पेज, ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना चाहते हैं, तो उसका लिंक मैंने PDF के लास्ट वाले पेज में ऐड करा दिया है। आप वहाँ से भी जा कर के इन क्लासों को देख सकते हैं और हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं 5 जून 2025 की शिफ्ट नंबर 2 में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।